हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कंटिन्यू कर रहे थे और डिफरेंशियल इक्वेशन का आज हम फोर्थ लेक्चर लेके आ रहे थे। स्पेशली वैसे स्टूडेंट जो बिहार यूनिवर्सिटी में सेशन 2021 से 24 सेशन में एडमिशन लिए थे, उन सभी बच्चों के लिए मैं एक TDC पार्ट थर्ड मैथ ऑनर्स का एक ऑनलाइन पेड क्लासेस स्टार्ट किया था और उसी बैच का यह फोर्थ लेक्चर हम लेके आ रहे हैं। जो भी बच्चे अगर चाहते हैं कि घर बैठे सही ढंग से और प्रॉपर वे में और टाइम पे अगर आपको सिलेबस कवर करना है थ्रू आउट बुक अगर पढ़ के, तो फिर मेरा कोर्स को परचेज कर सकते हैं और साथ ही साथ घर बैठे कंप्लीट सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कर सकते हैं। कोर्स को परचेज करने के लिए यहाँ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे दोस्तों। और आज की क्लास में हम लोग उस बैच का हम फोर्थ लेक्चर लेके आ रहे थे और पिछले क्लास में हम सब CF कैसे निकालते हैं इस पे हम बात किए थे। इस पे कुछ होमवर्क भी आपको दिए थे और आप लोग का जो डाउट था उस डाउट को भी हम कल की क्लास में डील किए थे और साथ ही साथ आपको पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का जो फर्स्ट टाइप था वह टाइप को उस टाइप पे हम बात किए थे और साथ ही साथ कुछ होमवर्क भी आपको दिए थे। तो जो भी स्टूडेंट को अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए, और नहीं तो फिर हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल का जो सेकेंड टाइप है उस सेकेंड टाइप को हम लेके आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो सभी बच्चे ज्वाइन भी कर लीजिए क्लास को और साथ ही साथ जो भी आपका अगर प्रॉब्लम है जो हम आपको होमवर्क दिए थे उस होमवर्क में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, और नहीं तो फिर हम क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, बोलिए तो क्या क्या क्वेश्चन है जो आप लोगों से नहीं बना हो? एक भी क्वेश्चन नहीं है, सब चीज़ बना चुके हैं आप लोग। बस 1 से लेकर 8 तक ही आपको होमवर्क हम दिए थे। तो चलिए हम लोग कुछ और आपको आगे बढ़ाते हैं, यानी टाइप नंबर 2 की हम बात करते हैं कि टाइप नंबर 2 में आपको किस टाइप का आपको देगा तो पार्टिकुलर इंटीग्रल आप कैसे निकालिएगा इस पे हम बातें करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो टाइप नंबर 2 की हम बात करेंगे। से टाइप नंबर 2 में आप कैसे काम करने वाले हो या किस टाइप का आपको डिफरेंशियल इक्वेशन देने वाला है। देखिए, सबसे पहले आपको अगर इफ एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू क्यू इक्वल टू अगर ई के पावर ए एक्स अगर आपको दे देता है, क्या देता है? ई के पावर ए एक्स अगर आपको देता है तो इस केस में जब आप पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालिएगा फॉर पी आई के लिए आइएगा तो यहाँ से पी आई जो निकालिएगा ना वह आप कैसे निकालते हैं? हम लोग 1/f ऑफ डी इंटू ई के पावर ए एक्स निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ना पहला नंबर में आप क्या निकालिएगा कि पी आई जब निकालिएगा ना तो यहाँ से पी आई इक्वल टू 1/f ऑफ डी के जगह पर आप ए रखिएगा। ठीक है, और इंटू ई के पावर ए एक्स, यानी क्या किए हम लोग यहाँ से पुट किए हैं डी के जगह पर ए। और यह कब रखिएगा? जब यहाँ से एफ ऑफ डी कभी भी जीरो नहीं हो या कहें जीरो के बराबर नहीं दिया गया हो, प्रोवाइडेड यह जीरो के बराबर नहीं दिया हो तो दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से इसी का रूल नंबर 2 है कि अगर मान लो कि जीरो अगर आ जाता है तो फिर उस केस में आपको पी आई क्या होगा? तो ई के पावर ए एक्स को पहले लिखिएगा 1/f ऑफ डी प्लस ए इंटू 1, और यहाँ से क्या पुट करना है? आपको पुट कर लेना है डी के जगह पर डी प्लस ए। जैसे में यहाँ डी था ना, डी के जब हमने क्या पुट किया? डी प्लस ए। कब? जब एफ ऑफ डी आपको जीरो हो जाए तब। एफ ऑफ जी अगर जीरो हो जाता है तब आप इस मतलब सेकेंड केस को लेके आइएगा, और एफ ऑफ डी अगर जीरो के बराबर नहीं होता है तो फिर आप फर्स्ट केस को लेके आइएगा। यही आपका टाइप नंबर 2 है जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर आपको देता है इक्वल टू के बाहर तो फिर हम इसी तरीके से काम करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम आते हैं इस पे 2 क्वेश्चन करते हैं और 2 क्वेश्चन के थ्रू आपको हम समझाते हैं कि कैसे हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए। ठीक है, और भी बच्चे को क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, सभी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। आइए हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू से आपको हम समझाते हैं कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को लेके आते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में आपको दिया गया है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 4dy अपॉन डी एक्स, और यहाँ से आपको क्या दिया गया है? यहाँ से आपको दिया गया है प्लस का 4y इक्वल टू ई के पावर 3x दिया गया है बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ से एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में आपको दिया गया है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही आपको दिया गया है। तो जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर आपको देगा ना तो फिर आपको इसी तरीके से क्या करना है? काम कर लेना है और इसी पे आपको आगे बढ़ाना है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से करते हैं, देखिए सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तोड़िए।
क्या लिखो यहाँ से d2/dx² माइनस का 4 d/dx प्लस का 4 होल इंटू वाई इक्वल टू e⁴x। फिर क्या लिखो यहाँ से d² माइनस का 4d प्लस का 4 इंटू वाई इक्वल टू e⁴x लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए आते हैं। ठीक है, जब भी आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब निकालते हैं तो इसके लिए हमको क्या निकालना होता है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर आप निकालते हो, ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर हम निकालते हैं तो क्या लिखते हैं भाई यहाँ से, तो यहाँ से हम लिखते हैं m² माइनस का 4m प्लस का 4 इक्वल टू 0 लिखते हैं। हमेशा यही बात को लिखते हैं कि d के जगह पर हम लोग m रखते हैं, y की जगह पर 1 रखते हैं, और इक्वल टू में जो चीज़ आपको दिया रहता है उसके जगह पे हम लोग क्या रखते हैं, तो उसके जगह पे हम सब रखते हैं 0 रखते हैं हमेशा। ठीक है, अच्छा फिर हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, इसको फैक्टर करेंगे। क्या लिखोगे यहाँ से m² माइनस का 2m प्लस का 4 इक्वल टू 0, यानी m को बाहर निकालोगे तो यहाँ से m माइनस का 2, यहाँ -2 को बाहर निकालिएगा तो m माइनस का 2 इक्वल टू 0, यानी m माइनस का 2 इंटू m माइनस का 2 इक्वल टू 0, यानी m इक्वल टू क्या लिखोगे 2,2, यानी रूट्स आपको कैसा मिला, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल है। इक्वल है कह सकते हैं, नहीं तो रिपीटेड भी कह सकते हो। तो जब भी अगर रूट्स आपको रियल हो और इक्वल हो तो फिर हम लोग CF कैसे लिखते हैं, CF कैसे लिखते हैं, एक बार आप लोग बताइए तो CF कैसे लिखते हो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं। क्या लिखें यहाँ से CF इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हो, CF इक्वल टू हम लिखते हैं C1 प्लस का C2x इंटू e⁴, यहाँ जो वैल्यू रहता है वह इंटू x कर लेते हैं। यही इसका क्या हुआ भाई, तो CF हो गया मेरे भाई। ठीक है, अब जो हम बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए। फॉर पार्टिकुलर इंटीग्रल में क्या लिखते हैं हम लोग, PI इक्वल टू क्या लिखते हैं 1/f(d) इंटू इक्वल टू के उस पर जो दिया रहता है वह इक्वल टू के उस पर क्या दिया गया है, तो e⁴3x दिया गया है, तो e⁴3x ही हम लोग लिखने वाले हैं। अब हम सब यहाँ से क्या करेंगे कि इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इसको जैसे तुम आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से देखो लिख रहे थे PI इक्वल टू 1/f(d) का वैल्यू आप देख सकते हैं, कहाँ है f(d) का वैल्यू, यही दिया गया है, सॉरी यहाँ है d² माइनस 4d प्लस का 4 है, d² माइनस का 4d प्लस का 4 है इंटू e⁴ क्या है 3x है। इसको क्या लिखो, इसको लिख सकते हो d-2 का होल स्क्वायर इंटू e⁴3x। अब रूल के अकॉर्डिंग क्या कीजिएगा, d के जगह पर जो x का कोफिशिएंट होगा उसको पुट करेंगे। जैसे यहाँ देखिए d के जगह पर x का कोफिशिएंट a था तो a पुट किए हैं कब, जब f(d) डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाता। देखिए यहाँ से जैसे वैल्यू रखोगे ना, तो यहाँ देखो 3 है तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 0 तो नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ से हम पुट कर सकते हैं, क्या लिखोगे 1/3 माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू e⁴3x इक्वल टू क्या लिखिएगा 1/1 इंटू e⁴3x इक्वल टू आप e⁴3x ही लिखोगे। यही इसका क्या मिला भाई, तो PI आपको मिल गया। PI बोले तो पार्टिकुलर इंटीग्रल मिल गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, पार्टिकुलर इंटीग्रल जैसे निकाल लेते हैं, इसके बाद हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते हैं। तो हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखते हो, यहाँ से y इक्वल टू CF प्लस का PI लिखते हैं। CF क्या है भाई, तो देखो यहाँ से CF कहीं निकाले होंगे, यहाँ पे लिखे हैं, क्या है भाई यहाँ से, तो y इक्वल टू C1 प्लस का C2x इंटू e⁴2x प्लस PI क्या है, तो e⁴3x है तो e⁴3x ही लिखेंगे। यही मेरा क्या होगा मेरे भाई, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है तो मेरे भाई बताइए, किसी को भी, एनीवन, नहीं ना। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में, या कहें एक और क्वेश्चन आपको हम बताते हैं जो कि आपको इस फॉर्म पे हम बताएंगे, यानी केस नंबर 2 पे हम बताने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको लिखिए। तो पहले क्या लिख चुके हैं आप लोग, एक और क्वेश्चन को लेके आते हैं।
आइए एक और क्वेश्चन को लेके आते हैं। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। और भी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। जो भी बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन लिए हैं, लगभग 20 से 25 बच्चे का एडमिशन हो चुका है। तो जो भी बच्चे एडमिशन लिए हैं वह सभी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। लाइव क्लास में पढ़िएगा तो उसका पढ़ने का मज़ा कुछ अलग है, और रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे तो उसका भी कुछ अलग ही मज़ा है। सो हम चाहेंगे कि आप लोग लाइव क्लास ही लें, लाइव क्लास ही ज्वाइन करके पढ़े, ताकि आपको कोई भी दिक्कत अगर होता है तो फिर आप हमसे डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, तो पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन को लेके आते हैं, जो कि आपका इसी फॉर्म का क्वेश्चन रहेगा। बस आपको सेकेंड टाइप का हम क्वेश्चन लेके आएंगे, या कहें सेकेंड फॉर्म वाला क्वेश्चन आपको हम दिखाने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। एक और क्वेश्चन को लेके आते हैं। चलिए यहाँ से यहाँ से लिख लेते हैं। एक और क्वेश्चन को लेके आते हैं। आपको दिया गया है d2y अपॉन dx² माइनस 3dy अपॉन dx और प्लस का 2y इक्वल टू e के पावर x आपको दिया गया है, ठीक है। यही एक क्वेश्चन दिया गया है और इसी को हमको बनाना है। ये भी एक्सपोनेंशियल का ही है। तो अब आप क्या कर लीजिएगा, इसमें हम देख रहे थे, सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ब्रेक कीजिए। यानी क्या लिखोगे यहाँ से, d2 अपॉन dx² माइनस का 3d अपॉन dx प्लस का 2 होल इंटू क्या लिखोगे यहाँ से y इक्वल टू e के पावर x लिख सकते हैं। फिर यहाँ से आप d² माइनस का 3d प्लस का 2 होल इंटू y इक्वल टू क्या लिखोगे, e के पावर x लिखोगे। फिर यहाँ से आइए 4 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए आते हैं, ठीक है। 4 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए अगर आप आते हो तो क्या लिखोगे यहाँ से, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने के लिए क्या लिखना पड़ता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना पड़ता है, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो यहाँ से हम लिखेंगे m के d के जगह पर हम लोग m रखते हैं। यानी क्या लिखोगे आप यहाँ से, तो m² माइनस का 3m प्लस का 2 इक्वल टू 0। यानी m² माइनस का m माइनस का 2m प्लस का 2 इक्वल टू 0 लिख सकते हो। यानी m बाहर निकालोगे तो m माइनस का 1 माइनस 2 बाहर निकालोगे तो m माइनस का 1 इक्वल टू 0, अर्थात m माइनस 1 इंटू m माइनस का 2 इक्वल टू 0, अर्थात m इक्वल टू क्या मिलेगा, 1,2 मिलने वाला है, ठीक है। यानी यहाँ जो रूट्स हम देख रहे थे वह रूट्स आपको कैसा मिला, तो रूट्स आपको मिला है रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स रियल भी है और अनइक्वल है, तो इस केस में CF कैसे लिखते हो, तो CF इक्वल टू हो जाता है C1 e के पावर x प्लस का C2 e के पावर 2x लिखते हैं। यही इसका क्या हो जाता है, तो CF हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो अब तो हम सब CF की तो बात नहीं कर रहे थे, हम तो PI की बात कर रहे हैं, यानी पार्टिकुलर इंटीग्रल की बात कर रहे थे। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए अब आते हैं हम लोग यहाँ से 4 पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए आते हैं दोस्तों, ठीक है। पार्टिकुलर इंटीग्रल में आप क्या लिखेंगे, देखिएगा यहाँ से हम लोग क्या लिखते हो पार्टिकुलर इंटीग्रल, यानी PI इक्वल टू लिखते हैं 1/f ऑफ d इंटू यहाँ जो दिया रहता है वह तो e के पावर x है, तो e के पावर x लिखने वाले हैं, ये लिखोगे ना, देखो यहाँ से, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ से देखेंगे हम लोग क्या कि 1/f ऑफ d के जगह पर d² माइनस का 3d प्लस का 2 इंटू e के पावर x दिया गया है। फिर आप यहाँ से क्या करोगे, देखो यहाँ से फिर अटक गए हम लोग। अब अटके हैं तो जैसे आप यहाँ से रूल के अकॉर्डिंग तुम क्या करोगे, अगर d के जगह पर वो a रखोगे, यानी a के जगह पर यहाँ 1 है x का कोफिशिएंट, तो जैसे d के जगह पर अगर 1 रखिएगा तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 अब प्लस का 2 3 में से 3 जाता है तो 0 हो जाता है। यानी यह वाला टर्म क्या हो गया, आपका 0 हो गया। तो जैसे अगर 0 अगर आवेगा तो फिर हम क्या करेंगे, जो सेकेंड टाइप है इस सेकेंड टाइप का हम यूज करने वाले हैं। यानी क्या लिखोगे, लिखेंगे हम लोग d के जगह पर d प्लस a पुट करेंगे, ठीक है। और इस वाला टर्म को हम इधर लिखने वाले हैं, अर्थात क्या लिखोगे भाई, यहाँ से देखना गौर से, e के पावर x इंटू 1 अपॉन e के पावर x
इंटू 1/d+1 का होल स्क्वायर माइनस का 3 इंटू d+1 प्लस का 2 लिखने वाले हैं। इंटू यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे भाई, यही हम लिखने वाले हैं। यह रूल नंबर या कहें इसी रूल का टाइप नंबर 2 से हम लोग या केस नंबर 2 से हम लोग इस तरीके से लिखने वाले हैं बच्चों, ठीक है। अब इसको आप ब्रेक कीजिए, क्या लिखोगे यहाँ से e⁻x इंटू 1/d² प्लस का 2d प्लस का 1 माइनस का 3d माइनस का 3 प्लस का 2 इंटू 1 लिख सकते हो। फिर इसको आगे बढ़ाओगे तो e⁻x इंटू 1 देखो यह इससे यह कट जाता है, ठीक है। और यहाँ से d² माइनस का d इंटू 1 लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हो, e⁻x बटा में माइनस डी अगर बाहर निकालोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से 1/1 माइनस का d, ठीक है। इंटू क्या लिखोगे यहाँ से 1 लिख सकते हो। फिर हम लोग जैसे इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या लिखोगे यहाँ से e⁻x इंटू -1/d इंटू इसको ऊपर लेके जाइए तो d1 माइनस डी के पावर होल -1 इंटू 1। अब आप बताइएगा कि हम सब जानते हैं ना कि यहाँ से 1 माइनस एक्स का होल पावर -1 का क्या एक्सपेंशन जानते हैं, बोलिए तो एनीवन। हाँ बोलिए, हाँ बिल्कुल यही होगा। क्या बोले हो आप, 1 प्लस एक्स है प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का डॉट 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 बोले हैं, इसी तरह से होगा। तो आप इसको देखिएगा और इसको देखिए क्या अंतर है। यहाँ से x के जगह पर यहाँ d आपको दिया गया है, क्या लिखोगे भाई यहाँ से तो e⁻x इंटू -1/d इंटू क्या लिखोगे 1 प्लस का d, आप प्लस का डॉट 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 कर लेते हैं क्योंकि यहाँ एक ही है। हमको पता है कि अगर एक को अगर एक ही बार अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सॉरी हाँ डिफ्रेंशिएट के अंदर क्या होगा, उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं इसको, तो हम ज़्यादा टर्म नहीं लिखेंगे, एक ही टर्म को लिखेंगे क्योंकि हमको पता है कि आने वाला जो भी टर्म है वह सब क्या होने वाला है, तो 0 ही होने वाला है। तो बाकी सबको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो फिर इसको आगे बढ़ाइए, क्या लिखो यहाँ से PI इक्वल टू e⁻x इंटू -1/d इंटू देखना यहाँ अगर d में तुम 1 से गुना करो तो 1, अब बाकी सब टर्म यहाँ से 0 हो जाता है, ठीक है। यानी क्या लिखो यहाँ से -e⁻x इंटू 1/d का मतलब इंटीग्रेशन होता है 1 इंटू dx इक्वल टू क्या लिखोगे -e⁻x इंटू एक्स, अर्थात क्या लिखेंगे यहाँ से -x इंटू e⁻x। यही इसका क्या मिला भाई, तो PI आपको मिल गया, ठीक है। और जैसे अगर आपको PI अगर मिला तो फिर हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन आप लिख सकते हो। क्या होता है y इक्वल टू CF आप प्लस का PI, y इक्वल टू CF बता दीजिए क्या है, यही आपका CF है, ठीक है। तो यही आपका क्या होगा, तो CF लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिखोगे भाई आप यहाँ से, तो y इक्वल टू CF के जगह पर यहाँ से C1 e⁻x प्लस का C2 e⁻2x आप प्लस नहीं बल्कि यहाँ माइनस है तो माइनस लिखोगे -x e⁻x, यही इसका क्या होगा मेरे भाई, तो यही आपका हो जाएगा आपका क्या, तो कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जहाँ भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो फिर आप इसी तरीके से क्वेश्चन को करेंगे और इसी तरह से क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक लिखिए। अब हम लोग टाइप नंबर 2 तो देख चुके हैं, टाइप नंबर 2 का दोनों क्वेश्चन देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2, यानी क्या है केस नंबर 1 केस नंबर 2 हम देख चुके हैं। अब हम बच्चों बात करते हैं टाइप नंबर 3 की। टाइप नंबर 3 में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देगा, साइन कॉस देगा, तो फिर उसका आप पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे इस पे हम बातें करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग यहाँ तक लिखिए, तो लिखिए सभी बच्चे। और जो भी बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं, मेरा जो पार्ट 3 का जो बैच चल रहा है या एडमिशन लेने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो फिर आप एडमिशन ले ही लीजिए, ताकि जो है ना आपको पार्ट 3 का जो कंप्लीट सिलेबस जो है ना आप एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट कर सके और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना आपका तैयारी बहुत ही बेहतर हो, ताकि आपका पार्ट 2 और पार्ट 1 में जो मार्क्स कम रहा होगा वह मार्क्स जो है ना आपका बढ़ जाए दोस्तों। क्योंकि यही अपॉर्चुनिटी आपके पास, क्योंकि पार्ट 3 में आपको 4 पेपर पढ़ना होता है और चारों पेपर में अगर नंबर अच्छा आएगा तो फिर ओवरऑल परसेंटेज जो है आपका बहुत ही बढ़िया होगा। और परसेंटेज अगर बढ़िया होगा तो फिर आपको आगे पढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर MSc वगैरह करना चाहते हैं तो MSc करने में आपको कोई कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा और आने वाला टाइम में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है दोस्तों, ठीक है। इसलिए आप लोग
अगर सोच रहे हैं तो ले लीजिए, अगर नहीं पढ़ना है या नहीं लेना है तो कोई बात नहीं है। हाँ, तो आइए अब हम लोग आते हैं टाइप नंबर 3 की हम बात करते हैं बच्चों, ठीक है। टाइप नंबर 3 में आपको कुछ इस तरीके से देगा कि एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू क्यू देता है, और क्यू इक्वल टू आपको देगा साइन ए एक्स, और नहीं तो कॉस ए एक्स देगा, ठीक है। इसी दोनों में से कोई एक देगा, ठीक है। यानी तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 4 पी आई यानी पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए आ रहे थे, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल जब निकालिएगा ना तो पी आई इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू क्या लिखो यहाँ से साइन ए एक्स, नहीं तो कॉस ए एक्स लिखने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ हमेशा पुट कीजिएगा, पुट या पुटिंग और डी स्क्वायर के जगह पर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है। माइनस ए का होल स्क्वायर नहीं पुट कीजिएगा, क्या पुट करोगे यहाँ से डी स्क्वायर के जगह पे ए स्क्वायर, और उसके बाद में माइनस आपको पुट करना है दोस्तों, ठीक है। तो यही रूल है, इसी रूल के थ्रू से जो भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन आएगा, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में जनरली आपको साइन और कॉस ही देगा, ठीक है। तो साइन और कॉस अगर आपको देता है तो फिर इसी मेथड्स का यूज करके हम क्वेश्चन को बनाने वाले हैं कि जहाँ भी अगर डी स्क्वायर वाला टर्म अगर आया तो फिर हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर जगह पर ए स्क्वायर रखेंगे, और ए के क्या था तो साइन और कॉस का जो एंगल का कोफिशिएंट था, यहाँ कहें एक्स का जो कोफिशिएंट था वही आपका ए कहलाता था दोस्तों, ठीक है। तो आइए हम एक क्वेश्चन के थ्रू से समझ लेते हैं कि क्वेश्चन के थ्रू से कैसे हम बनाएंगे, इसको भी हम देख लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो क्वेश्चन को बनाने में मेरे भाई, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन हम लेंगे, देख लेते हैं एक क्वेश्चन। एक एग्जाम्पल आप लेके आइए, देखिएगा बच्चों। यहाँ से डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू कॉस 2x दिया गया है। अब cos 2x अगर दिया गया है तो देखो यहाँ से या तो साइन होगा नहीं तो cos होगा, तो cos तो दिया ना भाई। तो अब यहाँ से क्या लिखोगे, इसको थोड़ा सा आप स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लिखें तो इसको लिख सकते हैं डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 1 होल इंटू वाई इक्वल टू कॉस 2x लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। फिर क्या लिखो यहाँ से डी स्क्वायर माइनस का 1 इंटू वाई इक्वल टू कॉस 2x लिख सकते हो। फिर यहाँ से आ जाइए फॉर पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए आएंगे, ठीक है, सॉरी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए आप आते हो तो क्या लिखोगे यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो यहाँ से लिख सकते हो एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अर्थात आप कहेंगे यहाँ से एम स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकते हो, यानी एम इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से आप प्लस माइनस का 1 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हो ना। प्लस माइनस का 1 कहने का मतलब क्या है कि एम के जगह पे एगो -1 है, एगो +1 है, ठीक है। तो इसका जब सी एफ आप अगर लिखते हैं तो सी एफ कैसे लिखते हो, दोनों तो रूट्स आपको कैसा मिलता है डी एल है और अनइक्वल है, तो इसका जब सी एफ आप निकालिएगा या सी एफ अगर लिखिएगा तो कुछ इस तरीके से लिखिएगा। इसका सी एफ कैसे लिखोगे यहाँ से C1 e के पावर -x आप प्लस का C2 e के पावर x, यही इसका क्या होगा तो सी एफ होगा बच्चों, ठीक है। तो सी एफ तो इसी तरह से लिखेंगे। अब आते हैं हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए, तो यहाँ से शुरू करते हैं फॉर पार्टिकुलर इंटीग्रल। देखिएगा दोस्तों क्या होगा, कैसे लिखोगे पार्टिकुलर पी आई इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू साइन नहीं बल्कि कॉस है ना, तो यहाँ से लिखिए कॉस, तो कॉस 2x है तो 2x लिखेंगे। फिर इक्वल टू 1 अपॉन, देखिए एफ ऑफ डी का वैल्यू यहाँ से दिया गया है डी स्क्वायर माइनस का 1, क्या लिखो यहाँ से डी स्क्वायर माइनस का 1 इंटू कॉस 2x। अब यहाँ से देखो रूल के अकॉर्डिंग क्या पुट करोगे यहाँ से, तो डी स्क्वायर के जगह पर देखिए यहाँ से रूल के अकॉर्डिंग आप लिखोगे क्या पुट करना है हमको यहाँ से, तो डी स्क्वायर की जगह पर ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है यहाँ 2 है, तो ए स्क्वायर यानी माइनस का 4 आप पुट कीजिएगा, ठीक है। यानी क्या लिखो यहाँ से 1 अपॉन माइनस का 4 माइनस का 1 इंटू कॉस 2x, अर्थात क्या लिखोगे -1 अपॉन 5 इंटू कॉस 2x। अब यहाँ तो डी कुछ है नहीं, तो यही इसका क्या होगा तो पी आई हो गया, यानी पार्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। जैसे अगर पी आई अगर हुआ तो हम सी एफ भी निकाल चुके हैं और पी आई भी निकाल चुके हैं, तो दोनों को अब ऐड कर देंगे। दोनों को जब ऐड कीजिएगा क्या लिखो यहाँ से हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ से
y इक्वल टू सी एफ प्लस का पी आई हो जाएगा, और y इक्वल टू सी एफ क्या है यहाँ से c1e⁻x प्लस c2e⁻x अब -1/5 इंटू कॉस 2x, यही इसका क्या होगा मेरे भाई, तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से आपको करना है और आगे को बढ़ाना है मेरे भाई, ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्या करने वाले हैं, तो क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। यहाँ तक में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, एनीवन? नहीं ना। अब एक चीज़ और आपको हम बता दें कि मान लो कि यहाँ से डी स्क्वायर आया तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दियो हो, कहीं आपको डी स्क्वायर नहीं आता, डी ही आता, तो हम क्या करते हैं, डी स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। डी स्क्वायर में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि यहाँ से यह डी था, ठीक है, यहाँ 1/d-1 डी स्क्वायर अगर नहीं आता बाजू बहुत सारा क्वेश्चन में, तो हम इसको रेशनलाइज करते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ से d+1 अब बट्टा में d+1, फिर यहाँ से क्या लिखो d+1 बट्टा में डी स्क्वायर माइनस का 1, और तब जाके यहाँ से डी स्क्वायर जब क्या लिखते भाई लोग, यहाँ लिखते और यहाँ नहीं लिखते, डी के जगह पर नहीं लिखना है, डी स्क्वायर के जगह पर लिखना है, ताकि उसका जैसे ऊपर में डी आ गया तब उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ऊपर में डी आया तो डिफ्रेंशिएट, नीचे में डी ही खाली आवे तो इंटीग्रेट, डी के अलावा कुछ आवे तो फिर उसका वैल्यू हम उसको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे में यहाँ देखो 1/d-1 था, यही अगर -1 नहीं आता या नहीं रहता तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं कि यहाँ से d-1 है, इसलिए हमको क्या करना पड़ा, इसको ब्रेक करना पड़ा, तोड़ना पड़ा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि सभी बच्चे आप समझ पा रहे हैं और अच्छे से समझ रहे थे, और ठीक है। चलिए आप लोग यहाँ तक लिखिए, एक और क्वेश्चन आपको हम बताएंगे इसी फॉर्मेट पे, कुछ अलग टाइप का होगा, जो कि आपको थोड़ा सा जो है ना, अगर हो सकता है कि ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी हो सकता है भाई कि अगर मान लो कि यहाँ तुम्हारा प्लस रहता, ठीक है, और यहाँ तुम्हारा x रहता, तो यहाँ वैल्यू रखते तो क्या होता, -1 रखते, तो यहाँ से क्या लिखते हो, -1 + 1 0 हो जाता। तो जैसे अगर नीचे में अगर 0 आता है तो फिर वह इन्फिनिटी का फॉर्म लेता है, तो फिर उस केस में क्वेश्चन को कैसे हम बनाएंगे इसी पे हम बात करेंगे। और एक क्वेश्चन जो है ना आपको हम इसी पे बना के बताएंगे कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे, ताकि जो है ना कोई दिक्कत आपको नहीं हो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन बनाने में मेरे भाई, ठीक है। और हम नहीं चाहते हैं कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से जो 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पार्ट 3 के एग्जाम में या कहें पेपर 7 के ग्रुप सी के एग्जाम में, तो आपका कोई भी क्वेश्चन जो है ना नहीं छूटेगा। अगर आप 4 क्वेश्चन बना लेते हैं तो 16 में 4 से आप गुना कर लीजिए, यानी 64 नंबर जो है ना आप एक ही ग्रुप से ला सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और हमको 6 क्वेश्चन ही सॉल्व करना रहता है, तो बाकी जो 2 ग्रुप बच जाता है उससे हम एक एक क्वेश्चन कर लेंगे, ताकि मेरा 6 क्वेश्चन भी हो जाएगा और आसानी से भी हो जाएगा। और एक और चीज़ था, यह जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर आप आने वाला टाइम में आगे पढ़ते हैं, पीजी वगैरह आपको करने का मौका मिलता है, तो फिर पीजी वगैरह में भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। साथ ही साथ अगर नेट वगैरह का आप एग्ज़ाम अगर प्रिपरेशन करेंगे इन फ्यूचर, नेट जीआरएफ का, तो उसमें भी जो है ना आपको 60 से लेकर 65 नंबर का जो है ना आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत सारा टाइप का होता है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, तो उसमें बहुत सारा टॉपिक आपको पढ़ना होगा। यहाँ भी आपको बहुत सारा चीज़ आपको पढ़ाने वाले हैं हम, ठीक है। तो वहाँ भी जो है ना 60 से 65 नंबर जो है ना आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से ही क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। और अगर आप जनरल में हैं या ओबीसी में भी अगर आप आते हैं, तो 80 से 85 नंबर के बीच में अगर आप ला लेते हैं, या कहें 85 से 90 के बीच में अगर आप ला लेते हो, तो आप नेट क्वालिफाई कर जाते हैं। नेट क्वालिफाई करने का मतलब होता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है एलिजिबल हो जाते हैं, कि कहीं भी अगर कोई वैकेंसी अगर आता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए किसी भी कॉलेज में या किसी भी स्टेट के किसी भी कॉलेज में, तो फिर आप एलिजिबल है, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और उसी के थ्रू आपका जो है ना डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चे अगर जीआरएफ क्वालिफाई करते हैं, तो जीआरएफ का मतलब क्या होता है कि उसमें जो है ना आपको जनरल और ओबीसी के लिए जो है आपको लगभग 95 से 100 नंबर अगर आप ला लेते हैं, या कहें 90 से अगर 100 के बीच में अगर आप नंबर ला लेते हो, तो फिर आप जीआरएफ क्वालिफाई कर जाते हैं। और जीआरएफ जब क्वालिफाई करते हैं तो आपको पीएचडी करने के लिए जो है ना एज ए स्कॉलरशिप आपको 40,000 रुपया जो है ना पर मंथ सरकार आपको देती है 5 साल तक, ठीक है। 5 साल तक आपको 40,000 के महीना आपको मिलेगा, जो कि आपको पीएचडी करना है, रिसर्च करना है, उस पर आपको खर्च करना है दोस्तों, ठीक है। और जैसे आप पीएचडी अगर कंप्लीट कर जाते हैं, तो फिर आपका कहीं भी आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का जो नौकरी होगा या कहीं जॉब हो जाएगा, वो आसानी से और ईजी वे में हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो बहुत ही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है,
ठीक है। इसलिए आप डिफरेंशियल इक्वेशन हम नहीं चाहते हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है ना छूटे, और किसी भी टाइप का आपका क्वेश्चन छूटे मेरे भाई, ठीक है। तो आपको पूरा कंप्लीट आपको कर लेना है, ताकि आपको आने वाला टाइम में आपको कोई दिक्कत भी नहीं हो, और आप आसानी से और बहुत बढ़िया से आप डिफरेंशियल इक्वेशन के सवाल को कर सकें दोस्तों, ठीक है। एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल को अगर देखते हो, जैसे में यहाँ से दिया गया है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस का 4y इक्वल टू आपको दिया गया है साइन 2x, ठीक है। यही आपको दिया गया है। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व कीजिएगा मेरे भाई, देखिएगा यहाँ से। सबसे पहले इसको आप क्या लिखिए, स्टैंडर्ड में लिखिए। क्या लिखो यहाँ से, d2 अपॉन dx स्क्वायर प्लस का 4 इंटू वाई इक्वल टू साइन 2x लिख सकते हैं ना। फिर यहाँ से डी स्क्वायर प्लस का 4 इंटू वाई इक्वल टू साइन 2x लिखोगे, ठीक है। फिर यहाँ से अब आइए 4 क्या, 4 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, 4 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी CF, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ता है, तो ऑक्सिलियरी इक्वेशन निकालना पड़ता है। और ऑक्सिलियरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो m स्क्वायर प्लस का 4 इक्वल टू 0, यानी m स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4, यानी क्या लिखोगे यहाँ से, m इक्वल टू रूट अंडर माइनस का 4, यानी m इक्वल टू प्लस माइनस 2i लिख सकते हैं, ठीक है। और ये आपको रूट्स कैसा मिला, तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मिला। और रूट अगर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट अगर होता है तो फिर हम लोग CF कैसे निकालते हैं, CF कैसे निकालते हैं, बोलो भाई कैसे निकालते हो। बिल्कुल आप ऐसे लिखते हैं, CF इक्वल टू A, ठीक है, A इंटू कॉस 2x प्लस का B इंटू साइन 2x लिखते हैं। यही क्या हो जाता है इसका, तो CF हो जाता है बच्चों, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे अगर CF अगर निकाल चुके हैं तो अब हमको PI निकालना है, यानी पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो अब आइए यहाँ से 4 पार्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, पार्टिकुलर इंटीग्रल, यानी क्या लिखो यहाँ से, PI इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू क्या दिया है यहाँ से, तो साइन 2x दिया गया है दोस्तों, ठीक है। फिर इसको आगे बढ़ाइए। इसको जैसे तुम आगे बढ़ाओगे तो यहाँ से हम लिखते हैं PI इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी का वैल्यू देखिए क्या है, एफ ऑफ डी का वैल्यू है डी स्क्वायर प्लस का 4 इंटू साइन 2x। अब रूल के अकॉर्डिंग देखोगे तो यहाँ से डी स्क्वायर की जगह पर क्या रखिएगा, यहाँ से डी स्क्वायर के जगह पे आपको रखना है माइनस का ए स्क्वायर। तो डी स्क्वायर की जगह पर माइनस ए स्क्वायर रखिए तो माइनस का 4 होगा। तो यहाँ से माइनस का 4 और प्लस का 4 0 आ जाएगा। और जैसे डिनोमिनेटर में अगर 0 अगर आ जाएगा तो होल रिजल्ट क्या होगा, इन्फिनिटी का फॉर्म ले लेगा। जैसे इन्फिनिटी का फॉर्म अगर लेगा तो फिर हमको क्या करना है, इन्फिनिटी से तो बच के रहना था। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसको जो है ना एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्म पे हम इसको तोड़ेंगे। किसके वाला फॉर्म में तोड़ेंगे, जो अभी जस्ट हम टाइप नंबर 2 जो देखे थे, टाइप नंबर 2 में आपको 2 केस बताए थे, उसी दोनों केस पे जो है ना हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको ब्रेक करने वाले हैं। अब कैसे ब्रेक करेंगे इसी पे हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ और देखोगे, इसको जैसे तुम ब्रेक करने जाओगे ना तो इसमें एक रिजल्ट आपका यूज होने वाला है। जैसे मैं मान लो कि हम लोग जानते थे पार्ट 1 के ट्रिगोमेट्री में पढ़े थे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस था या कॉम्प्लेक्स आर्गूमेंट था शायद, ठीक है। उसमें आपको पढ़ाए थे हम लोग क्या कि आई ई के पावर आई थीटा इक्वल टू क्या लिखते थे यहाँ से, कॉस थीटा आप प्लस का आई साइन थीटा होता था। उसी तरह से यहाँ से ई के पावर 2 आई थीटा भी हम क्या लिखते थे, तो कॉस 2 थीटा आप प्लस का आई साइन 2 थीटा लिखा करते थे बच्चों, ठीक है। तो हम लोग देखो इस साइन को कहते थे, इसका देखो कॉस को कहते हैं रियल पार्ट और साइन को क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो यहाँ जो आपको दिया गया है वह क्या दिया गया है, साइन दिया गया है, यानी इसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट होगा। यानी तुम इसको ऐसे लिखोगे, देखना 1 बटा डी स्क्वायर प्लस का 4 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई के पावर आई 2x। यहाँ थीटा था तो थीटा लिखे थे, तो वहाँ x है तो x लिख रहे थे, ठीक है। यही हम लिखने वाले हैं। अब यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या किए हैं, इस साइन 2x के जगह पे इसको लिखे हैं, ठीक है। अब आप आओगे केस नंबर 1, जैसे एक्सपोनेंशियल में तो इसको हम ब्रेक कर लिए ना,
अब एक्सपोनेंशियल में अगर ब्रेक करेंगे तो जैसे वहाँ दो फॉर्म देखे थे, टाइप नंबर, केस नंबर 1, केस नंबर 2। तो केस नंबर 1 में तुम आओगे डी के जगह पे अगर एक्स का कोफिशिएंट पुट करोगे 2i, तो 2i का स्क्वायर का क्या होगा, फिर माइनस का 4i हो जाए, माइनस का 4 होगा, फिर माइनस का 4 प्लस का 4 जीरो होगा, फिर डिनोमिनेटर में जीरो, तो फिर आपका क्या होगा, इन्फिनिटी वाला फॉर्म मिलेगा। लेकिन वही जो सेकेंड केस था, उस सेकेंड केस में हम क्या करते थे, इस चीज़ को इधर लिखते थे और डी के जगह पर डी प्लस ए पुट करते थे। अर्थात इसको हम यहाँ से ऐसे लिख रहे थे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई के पावर 2ix इंटू 1 अपॉन, देखना यहाँ से, डी प्लस 2i का होल स्क्वायर प्लस का 4 है तो 4 इंटू यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा, तो 1 लिखेंगे दोस्तों। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके तुमको आगे बढ़ाना है और इसको देखना है कि क्या होने वाला है। देखो आई का मतलब है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। क्या लिखो यहाँ से, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई के पावर 2ix इंटू, इसको तोड़ोगे तो क्या लिखोगे, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस का 4di माइनस का 4 प्लस का 4 इंटू 1 लिख सकते हो, या 4 से 4 को कैंसिल करोगे, क्या लिखोगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई के पावर 2ix इंटू 1 अपॉन, देखो इस दोनों में से तुम क्या निकालो कॉमन, 4di को बाहर निकालो, क्या बचेगा यहाँ से 1 प्लस डी बट्टा में 4i बचने वाला है, ठीक है। इंटू यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। फिर यहाँ से देखो इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई के पावर 2ix बटा में 4i डी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको तुम ऊपर लेके जाओगे तो क्या लिखो, 1 प्लस डी बटा में 4i का होल पावर -1 इंटू 1 लिख सकते हो। अब तुम बताओगे क्या हम सब जानते हैं 1 प्लस एक्स का होल पावर -1 का एक्सपेंशन क्या होता है, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का डॉट 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 होता है। तो यहाँ x है और यहाँ x के जगह पर क्या है, तो d/4i है। क्या लिखोगे आप बोलो, इसको लिखोगे ना, क्या लिखोगे यहाँ से, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई के पावर 2ix बटा में 4id इंटू इसका 1 प्लस नहीं बल्कि यहाँ माइनस होगा ना, तो यहाँ से माइनस का d/4i आप प्लस का डॉट 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 लिखते हैं, क्योंकि हमको पता है कि इसको तो एक ही बार डिफ्रेंसिएशन के अंदर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। यानी अब इसको क्या लिखोगे यहाँ से, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, देखो इसको हम लिखते हैं ई के पावर 2x को क्या लिखोगे, cos 2x प्लस का i साइन 2x, ठीक है, होल इंटू 1 अपॉन 4id इंटू, या 1 हो जाएगा और बाकी सब टर्म जीरो होगा। क्यों, क्योंकि सब टर्म में 1 होगा, 1 का डिफरेंस तो एक ही बार करेंगे तो जीरो होगा, तो यहाँ जो भी टर्म आएगा वो डी से ज़्यादा आएगा ना, इसलिए सब टर्म क्या होगा आपका, जीरो हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ से देखो क्या लिखोगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ cos 2x आप प्लस का i साइन 2x अब इंटू, देखो 1 अपॉन डी का मतलब इंटीग्रेशन है, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, अर्थात यहाँ से देखो हम ऐसे लिख देते हैं 1/4i इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, क्योंकि x dx में ही था तो dx कर लिए दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ से क्या लिखोगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ cos 2x प्लस का i साइन 2x और इंटू 1/4i इंटू x लिख सकते हो। अब इसको देखो हम एक लाइन, इसको जो है ना हम लिख सकते थे, यहाँ से हम एक लाइन सुधार रहे हैं, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो माइनस का xi बट्टा में 4 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नीचे में आई था ना तो ऊपर में माइनस लगा दिए, एगो i कर लिए दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से देखो हम कहाँ से लिख दें इसको, थोड़ा सा इसको हम मिटाते हैं ऊपर से, ठीक है, और बाकी को हम लिखते हैं, हो सकता है कि आपको दिखाई नहीं दे नीचे, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो मेरे भाई, क्या लिख सकते हो, देखना है यहाँ से, PI यानी पार्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ, देखना है यहाँ से क्या लिखोगे, इसमें इससे गुना कर लो, क्या लिखोगे आप यहाँ से, ix cos 2x बट्टा में 4, और देखो यहाँ से i में i से गुना करोगे i स्क्वायर, i स्क्वायर वैल्यू -1 और माइनस पहले से तो प्लस हो जाता, ठीक है, यानी प्लस x साइन 2x अब बट्टा में 4। अब तुम बताओगे कि इसका इमेजिनरी पार्ट कौन है,
तो इसका तो इमेजिनरी पार्ट आपका जो आई रहता है वही होता है ना, आई का कोफिशिएंट, यानी यहाँ से क्या लिखो पी आई इक्वल टू आई का कोफिशिएंट यहाँ क्या है एक्स कॉस 2x, अब बटा में क्या है तो 4 है। और एक चीज़ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था क्या, यहाँ एक माइनस भी लगता है क्योंकि माइनस से गुना करते हैं ना, तो यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस लगता है। तो इस तरीके से आपका जो पी आई है वह पी आई आपको यही मिला। अब हमको क्या करना है कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है, तो यहाँ से हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, यहाँ से y इक्वल टू सी एफ प्लस का पी आई, यानी y इक्वल टू सी एफ का वैल्यू देख लो भाई क्या यहाँ लिखे थे, यही तो है a cos 2x अब प्लस का b sin 2x अब माइनस x cos 2x अब बटा में 4। तो यही इसका क्या हो गया, तो कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो इसका मतलब यह सीखे क्या कि जब भी अगर डिनोमिनेटर में अगर आपको जीरो आ जाए ना, तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्या कीजिएगा, तो एक्सपोनेंशियल पे तोड़िएगा, और एक्सपोनेंशियल पे जैसे आप तोड़ेंगे तो केस नंबर 1 पे या केस नंबर 2 के थ्रू हम उसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं मेरे भाई। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि वे सारे बच्चे भी जो है ना इस लेक्चर का बेनिफिट उठा सकें। और साथ ही साथ अगर आप बीएससी पार्ट 3 मैथ ऑनर्स का साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट जो बिहार यूनिवर्सिटी में सेशन 2021 से 24 सेशन में एडमिशन लिए थे, वे सभी बच्चे अगर चाहते हैं कि बीएससी पार्ट 3 मैथ ऑनर्स का कंप्लीट सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करे, तो मेरा एक ऑनलाइन पेड क्लासेस या ऑनलाइन पेड बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, और उसी बैच का यह 4th लेक्चर हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, और जो भी बच्चे अगर चाहते हैं घर बैठे सिलेबस को कंप्लीट करना, तो यहाँ नंबर जो दिखाई दे रहा है उस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। उसके थ्रू से हम एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे, और आप घर बैठे टाइम पे सिलेबस को कवर कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, अब पूरा थ्रू आउट बुक हम आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि टाइम मेरे पास सफिशिएंट है। 6 से 8 महीना के अंदर जो है ना आपका सिलेबस हम कंप्लीटेड रूप से क्वेश्चन बैंक आप प्लस थ्रू आउट बुक आपको हम क्या करेंगे कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।